हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने एग्जाम का प्रिपरेशन में अपने पूरे मेहनत लगन के साथ आप लोग प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो आज का यह जो सेशन है, इसमें हम लोग जानेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन के मोस्ट वीवीआई टॉपिक, जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलता है, नहीं तो 4 मार्क्स में भी आपको कभी कभी लिखने को दे दिया जाता है। तो वो क्या है, तो वो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम जानेंगे सर्ज डाइवर्टर और सर्ज ऑब्जर्वर के बारे में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ज ऑब्जर्वर और सर्ज डाइवर्टर। सर्ज डाइवर्टर को हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर भी कहते हैं, सर्ज डाइवर्टर को हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर भी कहते हैं। तो ये जो होता है, इसमें हम पढ़ेंगे सर्ज डाइवर्टर और दूसरा पढ़ेंगे सर्ज ऑब्जर्वर। तो दोनों के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दोनों फिगर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों फिगर जो है वो हमारा है सर्ज डाइवर्टर का या लाइटनिंग अरेस्टर, दोनों इसको कह सकते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर का ये फिगर है। तो इसके बारे में आगे हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा और अच्छा से डिस्कस इसको करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे अपने सेशन की ओर आते हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले सर्ज डाइवर्टर के बारे में। तो उससे पहले हमको यह जानना होगा कि यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले वोल्टेज सर्ज के बारे में। तो वोल्टेज सर्ज क्या होता है, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वहां पर एक बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए अगर वहां पर वोल्टेज का लेवल अचानक जो नॉर्मल वोल्टेज है उससे कई गुना ज्यादा आ जाए, तो उस कंडीशन में वह जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग सर्ज वोल्टेज कहते हैं या वोल्टेज सर्ज कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल कंडीशन में जितना वोल्टेज हमारे ट्रांसमिशन लाइन से पास हो रहा था, उसमें किसी भी बाहरी या इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी कंडीशन से अगर उसका वैल्यू अचानक कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, तो वो जो हमारा होता है वो हमारा सर्ज होता है, जिसको कि हम लोग वोल्टेज सर्ज कहते हैं। जो कि यहाँ पर आप भी देखिए लिखा हुआ है वही पॉइंट, अ सडन राइज इन वोल्टेज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन ए पावर सिस्टम इज कॉल्ड वोल्टेज सर्ज। जो अचानक जो हमारा है वोल्टेज बढ़ जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन छोटे समय के लिए पावर सिस्टम में, उसको हम लोग वोल्टेज सर्ज कहते हैं। तो पहले आपको सर्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब देखिए इसमें एक टर्म लिखा गया है डाइवर्टर। सर्ज के बारे में तो आप जान लिए, अब इसमें डाइवर्टर। डाइवर्टर मतलब क्या होता है कि एक अलग रास्ता प्रोवाइड करना। जैसे कि आप लोग कहीं अगर सड़क से आप लोग जाते होंगे अपने कार या बाइक साइकिल जिससे भी आप लोग जाते होंगे, तो अगर यहाँ पर कहीं पर पुल बनाना होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है कि हमारा इस तरीके से एक नया रोड यहाँ पर से लिख के डाइवर्जन लिख के प्रोवाइड करा जाता है। तो इसका डाइवर्जन का मतलब क्या हुआ कि ये जो रोड है इसे आपको एक अलग रोड देकर यहाँ पर एक रास्ता आपको प्रोवाइड कर दिया कि इस यहाँ पर से आप नहीं जा सकते हैं, इस रास्ता होके आप लोग चले जाइए। तो यह क्या कर रहा है, आपको डाइवर्ट कर रहा है। तो वही काम यहाँ पर ये करता है कि जो सर्ज हमारा आता है ट्रांसमिशन लाइन में, पावर सिस्टम में जो सर्ज आता है उसको एक प्रॉपर पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि हमारा जो सर्ज है वो ग्राउंड हो जाए। तो यह जो काम होता है वो सर्ज डाइवर्टर का होता है। तो यहाँ पर आप इस टर्म को समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो सर्ज डाइवर्टर होता है वो पूरे पावर सिस्टम में सबसे पहला और सबसे आखिरी का जो इक्विपमेंट होता है, जो कि हम पूरे पावर सिस्टम में लगाते हैं, वो हमारा होता है सर्ज डाइवर्टर या लाइटनिंग अरेस्टर। इसको दोनों नाम कहते हैं, इसको लाइटनिंग अरेस्टर भी कहते हैं और सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। तो देखिए वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट इक्विपमेंट इन द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के फर्स्ट एंड लास्ट इक्विपमेंट इज लाइटनिंग अरेस्टर। पहला और सबसे अंतिम इक्विपमेंट जो होता है पावर सिस्टम में वो हमारा होता है लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए दूसरा पॉइंट इसी में कह रहा है कि इट ऑलवेज ऑफर लेस रेजिस्टेंस फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई रेजिस्टेंस फॉर लो वोल्टेज। इसमें कह रहा है कि यह जो होता है हमारा सर्ज डाइवर्टर या लाइटनिंग अरेस्टर, यह क्या करता है कि हाई वोल्टेज के लिए, जब हाई वोल्टेज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट पर वोल्टेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है, और लो वोल्टेज के केस में ये हाई रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। इसको आप लोग को देखिए हम यहाँ पर समझाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर किसी तरीके से फॉल्ट आ गया, ठीक है, फॉल्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ जो हमारा है वो वोल्टेज आ गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगा। जब यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज पाथ बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर से क्या होगा, जैसे यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर से जो करंट है वो डायरेक्टली इधर से पास होते हुए यहाँ पर ये जो ग्राउंड किया हुआ होता है तो ये ग्राउंड हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज के केस में क्या हुआ कि यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होने के कारण ये क्लोज लूप बना दिया, ये क्लोज पाथ बन गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो उस कंडीशन में हमारा करंट जो है वो ग्राउंड हो गया। लेकिन जब ये वोल्टेज लो होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लो होगा तो यहाँ पर तक तो करंट आएगा, लेकिन इसके बीच का जो एयर है, इसके बीच का एयर को वो आयोनाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा नहीं कि वो आयोनाइज कर दे। जब वो आयोनाइज नहीं होगा तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट नहीं पाथ प्रोवाइड होगा। जब शॉर्ट सर्किट पाथ नहीं बन पाएगा तो वो ग्राउंड नहीं होगा। तो इस तरीके से वही ये पॉइंट कर रहा था कि
कि जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो हमेशा ऑफर करता है लेस रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है तो इसके बीच में लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है आर्किंग के थ्रू। और जब यहाँ पर लो वोल्टेज आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर का जो एयर होता है वो आयोनाइज नहीं हो पाता है, और आयोनाइज नहीं हो पाता है तो किसी तरीके से यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। जब आर्क प्रोड्यूस नहीं होता है तो ये जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही लिखे हैं, फॉर लो वोल्टेज के केस में द गैप ऑफ सर्ज डाइवर्टर वर्क एज ओपन सर्किट। लो वोल्टेज के केस में जो ये जो गैप होता है, सर्ज डाइवर्टर का जो गैप होता है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन यही अगर हाई वोल्टेज आ जाता है तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि फॉर हाई वोल्टेज के कारण द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन द गैप, इस गैप के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इस ब्रेक डाउन, वो ब्रेक डाउन कर जाता है एंड प्रोवाइड अ पाथ फॉर डिस्चार्ज करंट, और वो करंट को डिस्चार्ज करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कर देता है, जो कि यहाँ से जैसे ही अगर हाई वोल्टेज में आता है तो यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होकर यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस तरीके से आके यहाँ पर ये ग्राउंड हो जाता है। तो जो इस फिगर में आपको देख रहे होंगे सारे वही पॉइंट लिखे हैं, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले भी थंबनेल में ही लिख के बताए थे कि अब रटो कम, हम रटाने में नहीं, हम समझाने में भरोसा रखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को आपको रटाते नहीं, उसको हम इस तरीके से आपको समझा देते हैं कि आप वो खुद अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसमें से जो भी हम पॉइंट लिखे हैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिखें कि हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो किसी भी पावर सिस्टम जो होता है, किसी भी पावर सिस्टम में फर्स्ट और लास्ट में जो इक्विपमेंट लगाया जाता है वो हमारा होता है लाइटनिंग अरेस्टर। दूसरा पॉइंट हम यह लिखे कि लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो हाई वोल्टेज के केस में लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और स्मॉल वोल्टेज या लेस वोल्टेज के केस में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हाई वोल्टेज के केस में जब ये लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है तो ये क्लोज लूप बना लेता है, क्लोज पाथ यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बना लेता है, जिसके कारण कि जो हमारा हाई वोल्टेज होता है वो किसी तरीके से ग्राउंड हो जाता है। लेकिन लो रेजिस्टेंस के केस में यहाँ पर जो है इसके बीच का जो एयर है वो आयोनाइज नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये सर्किट जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो वही पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं कि वहाँ पर जो है सर्ज गैप के बीच, सर्ज अरेस्टर के बीच का जो गैप होता है वहाँ पर अगर लो वोल्टेज होता है तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और हाई वोल्टेज होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, या इसको कह सकते हैं कि वो चार्ज को आसानी से डिस्चार्ज करने का ये काम करता है। तो जो भी पॉइंट हम बोले वो सारे पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके टाइप के बारे में चलते हैं। तो इसके जनरली और भी टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेन टाइप जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर। हमको इसका पढ़ना नहीं है, बस इसके टाइप को आपको हम बता दे रहे हैं। इसको पढ़ना रहता है आपको, अगर रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं आप, कोई आपके लिए अगर हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको जानने की इसका आवश्यकता था, लेकिन यहाँ पर आपको जानने की भी इसका कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको बस डिस्कस करके यहाँ पर फिगर के थ्रू आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमारा है जो रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर, यही है। तो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह जो है वो रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली देख रहे हैं यह जो है वो एक रॉड की तरह यहाँ पर लगाया हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर। इसमें एक डिमेरिट यह है कि इसमें जब हमारा आर्क इंटरप्ट, जब हमारा जो सर्ज जो आता है वो सर्ज खत्म भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी ये नॉर्मल जब करंट यहाँ पर से फ्लो करने लगता है, नॉर्मल वोल्टेज के कारण भी इसमें कंटिन्यूटी जो है वो आर्किंग का बना हुआ रहता है, तो यह यहाँ पर लॉसेस होता है, तो इसीलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसके जगह पर फिर हम हॉर्न लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक यह सींग की तरह आपको दिख रहा होगा, कोई भी बैल अगर यह गाय कोई भी होता है उसके सींग की तरह यह दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पर ये जो है ये जो डिस्क लगा हुआ है ये पोर्सिलिन का बना होता है, यहाँ पर दोनों जो है वो पोर्सिलिन का बना हुआ है। तो ये दूसरा तरह का हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर हो गया। और तीसरा तरह का जो लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग देखना था वो है मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे गैप है, 1 गैप 2 गैप 3 गैप, तो ये डिपेंड करता है कि कितना लार्ज अमाउंट पर सर्ज है। जिस अमाउंट पर सर्ज होगा तो वहाँ पर ये जो गैप है वो फिल हो जाता है और हमारा जो भी सर्ज होता है वो ग्राउंड हो जाता है। तो ये ओवरऑल आप सीखे होंगे सर्ज डाइवर्टर के बारे में। तो सर्ज डाइवर्टर के बारे में अब आपके दिमाग में अच्छा खासा पॉइंट और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपका बन गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सर्ज ऑब्जर्वर के बारे में। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जर्वर मतलब क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा, मतलब ये सोखेगा, ये अपने अंदर में जो सर्ज रहेगा उसको ये अपने अंदर रख लेगा। पहले पॉइंट तो ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जर्वर मतलब क्या आता है कि वो ऑब्जर्व करने वाला। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके अंदर अपनी बातों को ले रहे हैं, तो वही यहाँ पर सर्ज ऑब्जर्वर है। तो यह क्या करेगा, जो सर्ज आएगा, जो ट्रैवलिंग वेव होता है उस वेव को ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो वही इसका काम होता है सर्ज ऑब्जर्वर का। तो सर्ज ऑब्जर्वर में जनरली जो हम लोग उपयोग करते हैं
वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू उसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, लो वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी का जो ऑसिलेशन होता है, उसको हम किसी तरीके से ऑब्जर्व करने का काम करते हैं सर्ज ऑब्जर्वर की मदद से। तो वही उसी के बारे में हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो उसको आप लोग को हम पढ़ के डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये सर्ज ऑब्जर्वर इज ए डिवाइस। सर्ज ऑब्जर्वर एक डिवाइस है विच इज यूज टू प्रोटेक्ट, जो कि यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को फ्रॉम ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट। ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट से जो कि प्रोड्यूस होता है, जो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट है, ये प्रोड्यूस होता है काउज्ड बाई एक्सटर्नल काउज जैसे लाइटनिंग के थ्रू, और इंटरनल काउज जैसे स्विचिंग इवेंट जैसे हम स्विचिंग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दो कॉन्टेक्ट है, ठीक है, दोनों कॉन्टेक्ट इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है, और जब ये अलग होगा तो इसके बीच में क्या होता है, अलग होता है या फिर कांटेक्ट होता है, दोनों जब काम होता है तो वहां पर एक ट्रैवलिंग वेव जनरेट होता है, वहां पर एक लो वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी का एक ओसिलेशन प्रोड्यूस होता है, और यही ओसिलेशन, यही सर्ज को हमको ऑब्जर्व करना रहता है। तो इसके लिए हम लोग सर्ज ऑब्जर्वर का उपयोग करते हैं। तो वही ये कह रहा था कि जो वोल्टेज ट्रांजिएंट, जो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट जो हमारा प्रोड्यूस होता है, वो लाइटनिंग के कारण भी हो सकता है और इंटरनल काउजेज के कारण भी हो सकता है, जो कि स्विचिंग इवेंट जैसे उसको हम ऑन और ऑफ कर रहे हैं उस कंडीशन में भी यह जो होता है वो हमारा ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट फॉर्मेशन होता है। तो उसी को ये ऑब्जर्व करने का काम करता है हमारा सर्ज ऑब्जर्वर। अब देखिए क्या है कि सर्ज ऑब्जर्वर रिड्यूसेस द स्टिफनेस वेव फॉर्म ऑफ सर्ज। सर्ज का जो ढलान होता है, जैसे हमारा जो सर्ज इस तरीके का जो फ्लो होता है, हमारा सर्ज कुछ इस तरीके का होता है, तो इसका जो ढलान होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होता है, इसको वो कम करने का काम करता है हमारा कौन, सर्ज ऑब्जर्वर। उसके स्टेप को कम कर देता है, जो उसका ऊंचाई है, जो उसका रेंज है, उसको रेंज को ये ऑब्जर्व करके उसको कम करने का काम करता है कौन, हमारा तो सर्ज ऑब्जर्वर। वही ये पॉइंट कर रहा था। अब देखिए क्या है कि सर्ज ऑब्जर्वर आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। सर्ज ऑब्जर्वर का हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए, तो सर्ज ऑब्जर्वर का हम लोग उपयोग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन लेने के लिए, किससे, लो वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी का जो ऑसिलेशन होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सर्ज ऑब्जर्वर का उपयोग करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मेन वर्किंग क्या है, द मेन वर्किंग ऑफ सर्ज ऑब्जर्वर इज टू ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ सर्ज। सर्ज का जो एनर्जी होता है उसको ऑब्जर्व करने का सर्ज ऑब्जर्वर का सबसे मुख्य काम होता है यही कि वो जो एनर्जी होता है सर्ज का उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो ये पॉइंट आपको 4 पॉइंट जो लिखे हैं, ये चारों पॉइंट बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको यह चारों पॉइंट आपको याद हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन बैंक या अदर कहीं भी अगर आप पढ़े होंगे तो इस तरीके से आपको इतने शॉर्ट में इतने बेहतर पॉइंट आपको मेरे ख्याल से नहीं प्रोवाइड किया गया होगा, आपको बहुत बड़ा डिफिनेशन यहाँ पर लिखाया गया होगा। इसके टाइप में देखते हैं, तो इसके टाइप हम लोग जो यूज करते हैं वो 3 तरह का यूज करते हैं। एक कैपेसिटिव टाइप सर्ज ऑब्जर्वर, दूसरा हमारा होता है एलआर टाइप सर्ज ऑब्जर्वर। मतलब क्या, इसमें जो होगा इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों के इक्विपमेंट मिलाकर यहाँ पर जो है सर्ज ऑब्जर्वर बनाते हैं, तो वो हमारा होता है एलआर टाइप सर्ज ऑब्जर्वर। और तीसरा हमारा होता है फेरेंटी सर्ज ऑब्जर्वर। तो ये 3 हमारा जो है वो सर्ज ऑब्जर्वर का टाइप है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सर्ज अरेस्टर और सर्ज ऑब्जर्वर में ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट अंतर समझ में आ गया होगा, और आपके दिमाग में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपका बन गया होगा। अब इस दोनों टॉपिक के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो आता है उसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, बता देते हैं हम आपको कि आपको कभी कभी रहता है कि सर्ज डाइवर्टर के वर्किंग के बारे में लिखिए कि इसका वर्किंग इसका क्या होता है। तो वर्किंग आपको उतनी अच्छी तरीके से जब अभी बताए थे वहां पर ही बताए थे, एक बार और आप सुन लीजिए। देखिए वर्किंग में इसका क्या लिखना है कि जैसे ही हमारा फॉल्ट इंट्रोड्यूस होता है लाइटनिंग के कारण या किसी भी कंडीशन से, या कहीं से शॉर्ट सर्किट लग गया उस कारण से भी वहां पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जब हमारा किसी भी तरीके से हमारा वोल्टेज का लेवल बढ़ जाता है, जब हमारे ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको लिखना यही इसका वर्किंग में कि जैसे ही यहाँ पर सर्ज आएगा तो उस कंडीशन में ये जो रॉड गैप के बीच का जो दोनों गैप होता है, दोनों रॉड के बीच का गैप होता है, उसके गैप के बीच में आर्किंग प्रोड्यूस होने लगता है, क्योंकि यहाँ का एयर जो होता है वो आयोनाइज होने लगता है। और जैसे ही एयर आयोनाइज हो जाता है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के कारण यह जो है, जो यहाँ पर हाई वोल्टेज जो भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट होता है वो हमारा डायरेक्टली यहाँ इस पाथ से होते हुए ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो पहला तो ये लिखना है। दूसरा कंडीशन में यह लिखना है कि जब हमारा वोल्टेज जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो गैप होता है सर्ज डाइवर्टर के बीच का जो गैप होता है, रॉड गैप होता है, उसके बीच में किसी भी तरीके का जो होता है वो एयर आयोनाइज नहीं हो पाता, उतना उसमें कैपेसिटी नहीं होता है कि वो एयर को आयोनाइज कर सके। जब वहाँ पर एयर आयोनाइज नहीं होता है तो किसी भी तरीके का हमारा करंट या वोल्टेज जो है वो पास नहीं होता है और हमारा इक्विपमेंट सही तरीके से वर्क करते रहता है। तो इसी तरीके से आपको इसके बारे में भी लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को
ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। ये आपका दायित्व है, क्योंकि अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए काम करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि जहाँ पर भी आप पढ़े हैं, जहाँ पर भी आप 2000, 3000, 4000 जितना भी रुपया दे के आप पढ़े हैं, वो सारे टीचर आपको अभी किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी मदद नहीं कर रहे हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग का अभी तैयारी किस लेवल का है, आप लोग को तैयारी के किस लेवल तक ले जाना है, कहाँ तक आपको पढ़ के जाना है, क्या क्या मेन पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। अगर यही आपको पता नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे कर पाइएगा। और अच्छा स्कोर करने के लिए ये सब पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपको हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ गाइड करके आपको बताते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और साथ ही अपने जो जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।